The great novelists of the Romantic period are Jane Austen and Sir Walter Scott. रोमांटिक ईरा में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ दो ही नॉवलिस्ट मिलेंगे बड़े, और वो हैं जेन ऑस्टन जिनको आपने पढ़ा हुआ है, और दूसरे हैं वाल्टर स्कॉट जिनके बारे में आपने पीछे काफ़ी सुन रखा है. But before them, there appeared some novelists who came under the spell of the medievalism and wrote novels of the terror. लेकिन इन लोगों से भी पहले थोड़ा सा हमारे सामने एक और नॉवल की टाइप आती है इसी एज के अंदर, वो है नॉवेल्स ऑफ टेरर और गॉथिक नॉवेल्स भी उनको कहा जाता है. द ओरिजिन ऑफ दिस टाइप ऑफ फिक्शन कैन बी ascribed टू हॉरेस वालपोल. एक ऑथर थे हॉरेस वालपोल, 1717 से 1798 ये उन्होंने क्लासिकल एज में लिखा था, लेकिन उस वक्त हमने इनको मेंशन नहीं किया क्योंकि ये राइट टाइम है इनको मेंशन करने का. द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो 1746 में इन्होंने लिखा. और here the story in set in the medieval Italy, and it includes a gigantic helmet that can strike dead its victims, tyrants, supernatural intrusions, mysteries, secrets. इन ये सारे एलिमेंट इन नॉवल के अंदर होते हैं. तो हॉरेस वालपोल ने एक नया फिक्शन शुरू किया जो बाद में पता चला, और इनको फिर बाद में फॉलो भी किया गया, वो है गॉथिक नॉवेल्स का, यानी जो खौफ वाले डरावने किस्म के नावल हैं, नॉवेल्स ऑफ टेरर. इनकी बुनियाद किसने रखी थी? हॉरेस वालपोल ने. और उसका पहला जो वर्क है जो फेमस है वो है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो 1746. द नंबर ऑफ द इमिटेटर्स सच एज टाइप ऑफ द नॉवल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी एज वेल एज इन द रोमांटिक पीरियड में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने इनको इमिटेट किया है. तो थोड़ा सा इनको देख लें. द गॉथिक नावल को, द मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑफ द टेरर ऑफ द गॉथिक नावल ड्यूरिंग द रोमांटिक एज वाज मिसिस एन रेडक्लिफ. ये बड़ा फेमस नाम है इनको फॉलो करने के एतबार से, गॉथिक राइटिंग के एतबार से, गॉथिक नावल, ड्राउने नावल लिखने के एतबार से, जहाँ जो है वो खौफनाक जो इंसिडेंट्स होते हैं. एंड रेडक्लिफ ने लिखा जो 1764 में पैदा हुई थी, 1823 में इनकी डेथ होती है. और उन्होंने 5 नावल उनके फेमस हैं. बेस्ट नोन है द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो एंड द इटालियन. ये दो इनके बेस्ट हैं 5 में से जो हमने मेंशन किए ताकि आप इनको याद रखें. मिसिस एन रेडक्लिफ किनको फॉलो करती हैं? हॉरेस वालपोल को. नॉवेल्स ऑफ टेरर, खौफनाक किस्म के जो नावल हैं वो इन्होंने लिखे. शी initiated the mechanism of the terror tale as practiced by the Horace Walpole and his followers, but combined it with sentimental but effective description of scenery. The Mysteries of Udolpho, ये इनका वर्ल्ड फेमस एक गॉथिक नॉवल है, relates the story of an innocent and sensitive girl who falls in the hands of a heartless villain named Montoni. ठीक है, इनोसेंट गर्ल है जो कब्जे में आ जाती है मोंटोनी की. ही कीप्स हर इन ए ग्रिम एंड आइसोलेटेड कैसल फुल ऑफ द मिस्ट्री एंड टेरर. और ये जो विलन मोंटेनी है ये इस लड़की को किडनैप करके एक जगह पे रखता है, एक बहुत बड़े कैसल के अंदर जो बहुत खौफनाक है और बहुत मिस्टीरियस है, और वहाँ टेरर होता है, यानी ड्राउने सीन होंगे सारे. The novel of Mrs. Red and Radcliffe became very popular and they influenced some of the great writers like Byron and Shelley. भी इनके काम से मुतासिर हुए. ठीक है, हाल दोनों ने नॉवल लिखे. Later they influenced the Bronte sisters, whose imagination was stimulated by these strange stories. ये जो स्ट्रेंज, खौफनाक और टेरर वाली कहानियां थी, मिस्टीरियस किस्म की स्टोरीज थी, बायरन और शैली तो अपने टाइम में मुतासर हो रहे हैं. मिसेस जो रेड एन क्लिफ हैं, रेड क्लिफ हैं, मिसेस रेड क्लिफ, इनको ज़रूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इन्फ्लुएंशियल जा रही हैं कि बायरन को भी मुतासर करती हैं, शैली को भी, और बाद में ब्रोंटे सिस्टर्स को भी. तो ब्रोंटे सिस्टर्स कौन है ये अभी आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा, और अगर आपको पहले पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको पता है. वो 3 बहनें थीं जो तीनों ही राइटर थी, नावल लिखती थी. उनको कलेक्टिवली कहा जाता है द ब्रोंटे सिस्टर्स. Now, Mrs. Radcliffe was the prominent writer of the Gothic novels. There were a few other novelists who earned popularity by the writing such novels. कुछ और नॉवलिस्ट भी हैं जिन्होंने गॉथिक नावल लिखे हैं,
जैसे मैथ्यू ग्रिगरी ल्यूस हैं जो कि मॉन्क भी थे, who wrote the monk tales of the terror and tales of the wonder, and Charles Robert Maturin, whose Melmoth the Wanderer exerted great influence in France, but the most popular of all the terror tales was Frankenstein. लेकिन अगर सारी टेरर टेल्स में सबसे जो मशहूर हुई है, जो आजकल भी आपको इसकी कॉपीज नज़र आ जाती हैं, वो है फ्रैंकनस्टीन या फ्रैंकनस्टाइन। 1817 में ये नावल पब्लिश होता है, रिटन बाय मिसेस शैली। ये जो पीपी शैली है ना, ये उनकी वाइफ ने लिखा था, मिसेस शैली ने, फ्रैंकनस्टाइन। ये बहुत वर्ल्ड फेमस गॉथिक नावल है। It is a story of the mechanical monster with human powers capable of performing terrifying deeds. Of all the Gothic novels, it is the only one which is popular even today. आज भी अगर कोई नावल रीप्रिंट हो रहा है, रीपब्लिश हो रहा है, तो वो फ्रैंकनस्टाइन है, जो 1817 में मैरी शैली ने इसको लिखा था। और ये 12 एग्जाम पेपर में ये सवाल आ चुका है फ्रैंकनस्टाइन के बारे में, ये किन्होंने लिखा था, इसी पर आता है। तो उसके अलावा अगर हम नॉवलिस्ट में जाएं जो बड़े ज़रा ऑनरेबल, एक नोबल किस्म के नॉवलिस्ट थे, टेरर टेल्स के बाद आगे चलते हैं जेन आस्टन की तरफ। जेन आस्टन ब्रॉट गुड सेंस एंड बैलेंस। ये क्या लेके आई हैं? सेंस और बैलेंस लेके आई हैं। पहले तो खौफनाक नावल लिखे जा रहे थे, तो इंग्लिश नावल विच ड्यूरिंग द रोमांटिक एज हैड बिकम टू इमोशनल एंड अनडिसिप्लिन्ड। टेरर भी आ गया था, गॉथिक और टू इमोशनल हो चुके थे। जेन आस्टन इनमें वापस सेंस लेके आती हैं, बैलेंस लेके आती हैं, नावल को डिसिप्लिन करती हैं। बहुत ही ज़्यादा ये जीनियस थी, क्रिएटिव राइटर थी। Giving a loose rein to his imagination, the novelists of the period carried themselves away from the world around them in a romantic past or into a romantic future. The novel, which in the hands of the Richardson and Fielding had been a faithful record of the real life and of the working of the heart and the imagination, became, in the closing years of the 18th century, the literature of the crime, insanity, and terror. तो जेन आस्टन से पहले तो नावल अच्छा था, रिचर्डसन और आपको पता है फील्डिंग ने बड़ा अच्छा नावल लिखा। नावल की डेफिनेशन ही उसका रियल होना है। तो गॉथिक लिटरेचर जो है, समटाइम तो उन्हें नावल भी नहीं समझा जाता, क्राइम, इंसैनिटी और टेरर पे काम हो रहा था, कहानियां लिखी जा रही थी। तो जेन आस्टन जो है, उन्होंने वापस नावल को वो ग्रेस दिया जो उसका हक है, जो नावल कहलवाने का हक है। It therefore needed castigation and reform which were provided by the Jane Austen. Living a quiet life, she published 6 novels. Anonymously, उन्होंने anonymously पब्लिश किए। तो क्या आप में से कोई बता सकते हैं उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं पब्लिश किया था? क्या वो ज़्यादा शाय थी? क्या प्रॉब्लम था आखिर जेन ऑस्टन के साथ? अपना नाम क्यों नहीं उन्होंने लिखा? Anonymously अपने नावल पब्लिश किए। आजकल तो उनका नाम लिखा जाता है, which have now placed her among the front rank of English novelists. आज तो जितने इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, फर्स्ट रैंक नॉवलिस्ट हैं, उनमें जेन ऑस्टन को समझा जाता है। She did for the English novel precisely what the Lake poet did for the English poetry. ठीक है, इन्होंने इंग्लिश नावल के लिए वो कुछ किया है जो वर्ड्सवर्थ और दूसरे जो लेक पोइट्स हैं उन्होंने इंग्लिश पोइट्री के लिए किया है। साउथी हैं, उनके साथ हैं, कॉलरिज हैं। She refined and simplified it, making it true reflection of the English life. As Wordsworth made a deliberate effort to make poetry natural and truthful, Jane Austen also, from the time she started writing her novel, Pride and Prejudice, had in her mind the idea of presenting English country society exactly it was. इन्होंने बिल्कुल एक realistic portrayal of the society वो लेके आई हैं, in opposition to the romantic extravagance of the Mrs. Radcliffe and her school. उनका जो स्कूल है, रेड क्लिफ का जो आइडिया है, जो सोचने का जो स्कूल ऑफ थॉट है, उससे ये बिल्कुल अलग, इन्होंने नावल को अलग किया और नावल को रियल ग्रेस दिया है, जो हम कहते हैं कि रियल पोर्ट्रेट ऑफ लाइफ होना चाहिए नावल। इन ऑल जेन ऑस्टन रोड 6 नॉवेल्स, और ये 6 के 6 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये फर्स्ट रैंक नॉवलिस्ट हैं, तो इनका कोई काम आप मिस नहीं कर सकते। प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा, मैन्सफील्ड पार्क, नॉर्थेंजर एबी एंड परसुएशन। तो इनके ये 6 नॉवेल्स हैं, इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। Of these, Pride and Prejudice is the best and the most widely read of her novels.
सबसे ज़्यादा जिनको मशहूर हुआ है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। जो यकीनन आप सब लोग ने पढ़ रखा है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा, मैन्सफील्ड आर नाउ प्लेस्ड अमंग द फ्रंट रैंक ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स. From purely literary point of the view, Northanger Abbey gets the first place on account of the subtle humor and delicate satire it contains against the grotesque but popular Gothic novels. उनके टाइम में तो गॉथिक नॉवेल्स काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन उनके मुकाबले में इन्होंने जो नॉवल क्रिएट किए हैं उनमें ह्यूमर है, उनमें गुड सेंस है, उनमें बैलेंस है। इनका प्लॉट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, प्राइड एंड प्रेजुडिस में कितना क्लासिकल अंदाज में ये नॉवल को बिल्ड करती हैं। एज ए नॉवलिस्ट जेन ऑस्टन वर्कड इन नैरो फील्ड, लेकिन इनकी अगली बात जो है ना वो फेमस है या याद रखने के काबिल है, वो है फिलिग्री वर्क है इनका। नैरो फील्ड, एक छोटी सी जगह पे वहीं पे कारीगरी दिखाती हैं। शी वॉज द डॉटर ऑफ ए हम्बल क्लर्जीमैन living in a little village. Except for a short visit to the neighboring places, she lived a static life, but she had such a keen power of observation that the simple country people became the characters of her novel. वजह यह है कि उनका एक्सपीरियंस इतना था, एक क्लर्जी की, एक प्रीस्ट की बेटी थी, क्लर्जी पर्सन की, एक गांव में रही और गांव की कंट्री जेंट्री का एक्सपीरियंस था उन्हें, उन्हीं लोगों को देखा, लेकिन उन्हीं लोगों को अपने किरदार इन्होंने बनाया, और बाहर की बहुत ज़्यादा दुनिया से जो कि इनका तजुर्बा नहीं था तो उन्होंने उसको मेंशन ही नहीं किया। द चीफ ड्यूटीज ऑफ दीज पीपल वर ऑफ द हाउस होल्ड, देयर चीफ प्लेयर्स वर इन कंट्री गैदरिंग एंड देयर चीफ इंटरेस्ट वाज मैट्रिमनी। इनके सारे नॉवेल्स में तकरीबन लव और मैरिज का थीम एक ही है, सिक्स नॉवेल्स के अंदर। मैट्रिमनी है उनमें, हाउस होल्ड, उनके प्लेयर, कंट्री गैदरिंग्स होती हैं, यही चीज़ें हैं सारी। It is a small, quiet world of these people, free from the mighty interest, passion, ambition, and the tragic struggle of life that Jane Austen depicts in her novels. It is a small, quiet world है जहाँ पे वो सारा अपनी चीज़ें जो है वो बिल्ड करती हैं, अपना प्लॉट, अपनी स्टोरी, अपने करेक्टर्स, और बिल्कुल जो पैशनेट, एम्बिशियस, बाहर की एक बहुत बड़ी लाइफ और डेथ की और फिलोसफिकल बेसिस पे जो चीज़ें लिखी जा रही थी, इनका उसमें कोई टच नज़र नहीं आता। But in spite of these limitations, she had achieved wonderful perfection in that narrow field on account of her acute power of observation. ये जो acute power of observation है, यही आपको बड़ा और great बनाती है, क्योंकि कोई भी जो शायर है, जो उसको चीज़ें नज़र आ सकती हैं, जो आर्टिस्ट को चीज़ें, यही ऑर्डिनरी चीज़ें उनको बड़े डिफरेंट अंदाज में दिख सकती हैं, इनके काफ़ी डीप मीनिंग ले सकते हैं। Her fine impartiality and the self-detachment and her quite delicate and ironical humor, ह्यूमर के भी मास्टर थी, आयरनी तो इनकी हर लाइन में हमें नजर आती है। इवन जो इनका पहला सेंटेंस है प्राइड एंड प्रेजुडिस का, वो कितना आयरॉनिक है। क्या किसी को याद है इनका फर्स्ट सेंटेंस प्राइड एंड प्रेजुडिस का, जो वर्ल्ड फेमस है? Novel writing was the part of her everyday life, to be placed aside should a visitor come, to be resumed when he left, to be pursued and tranquil in the midst of the family circle. She knew precisely what she wanted to do, and she did it in the way that suited her best. Though in her day she did not receive the appreciation she deserved, posterity has given her reward by placing this modest, unassuming woman who died in her 40s as one of the greatest of English novelists. 40s में इनकी डेथ होती है, और इन्होंने अपने टाइम पे तो शायद इनको इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया था, लेकिन अब इनको सफ़े अव्वल के नॉवलिस्ट में शुमार किया जाता है इंग्लिश के। अमंग हर कंटेम्प्रेरीज, अगर उनके हम असरों में देखा जाए कंटेम्प्रेरीज के अंदर, ओनली स्कॉट, ये जो वाल्टर स्कॉट हैं वो उसी टाइम के हैं, रियलाइज द ग्रेटनेस एंड द परमानेंट वर्क ऑफ हर and mostly aptly remarked, और उनके बारे में वो कहते हैं that young lady has a talent for describing the involvement and the feelings and the characters of the ordinary life, which is to me the most wonderful I ever met with. What a pity such a gifted creature died so early. तो ये भी, इनको भी जिंदगी इनकी थोड़ी थी, अगर ये ज्यादा अरसा जीती तो और अच्छे नावल लिख सकती थी। एक और जो नॉवलिस्ट हैं जो हम मेंशन कर सकते हैं, रिमार्केबल हैं इस एज के अंदर, सर वाल्टर स्कॉट। इनका पहले हमने पोइट्री में जिक्र किया है। Walter Scott's qualities as a novelist were vastly different from those of Jane Austen.
वेयर एज ही पेंटेड डोमेस्टिक मिनिएचर्स। और इनका कंपैरिजन हमारा जेन ऑस्टन के साथ ही बनता है, वो भी नॉवलिस्ट हैं, ये भी, तो सर वाल्टर स्कॉट और उनमें क्या फ़र्क है? तो वो डोमेस्टिक मिनिएचर्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। स्कॉट डिपिक्टेड पेजेंट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑन ब्रॉडर कैनवस, इनका कैनवस बड़ा है, ये हिस्ट्री पे लिखते हैं। और जेन ऑस्टन एक स्मॉल डोमेस्टिक लाइफ कंट्री जेंट्री के ऊपर लिखती हैं। Jane Austen is precise and exact in whatever she writes. Scott is diffusive and digressive. इनमें यहाँ पे भी कंट्रास्ट है। जेन ऑस्टन डील्स विद द क्वाइट इंटीमेसीज ऑफ द इंग्लिश रूरल लाइफ, फ्री फ्रॉम हाई पैशन स्ट्रगल्स एंड द ग्रेट एक्शंस। इनमें हमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिलती। एक रूरल लाइफ है, सादा सी ज़िंदगी है, क्वाइट सा एटमॉस्फेयर है। वहाँ बड़ा से बड़ा क्या मसला हो जाएगा? बड़ा से बड़ा मसला ये है कि उसने मेरे साथ डांस करने से इनकार कर दिया है, बस आज के बाद इससे हमारी लड़ाई शुरू हो गई। Scott, on the other hand, deals with the chivalric, exciting, romantic, and adventurous life. स्कॉट की जो स्टोरीज हैं उनमें तो शिवलरी है, एक्साइटमेंट है, रोमांटिक और एडवेंचरस लाइफ होती है। ऑफ द हाईलैंडर्स, हाईलैंडर्स की जिंदगी भी अक्सर लिखते हैं। हाईलैंडर कौन है जी? पीपल लिविंग ऑन द बॉर्डर ऑफ द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बॉर्डर पे रहते हैं ना, उनको वहाँ टर्म दी जाती थी कि हाईलैंडर्स हैं। among whom he spent much of his youth with with glorious scenes of the past history. यहाँ रहने का चूंकि वाल्टर स्कॉट का तजुर्बा था, इनको स्कॉट स्कॉटलैंड की वजह से ही कहा जाता है, तो अपने नाम के साथ जोड़ के रखते हैं। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट 5 or 6 years of the novel writing, Scott confined himself to familiar scenes and characters. The novels, which have local color and are based on the personal observations, are Guy Mannering। इनके अगर नॉवेल्स की बात की जाए तो उनमें जो फेमस हैं, द गाय मैनरिंग, द एंटीक्यूरी, द ओल्ड मॉर्टैलिटी एंड द हार्ट ऑफ द मिडलोथियन। तो ये कुछ नावल अब याद कर लें। गाय मैनरिंग, द एंटीक्यूरी, द ओल्ड मॉर्टैलिटी एंड द हार्ट ऑफ द मिडलोथियन। His first attempt at a historical novel was Ivanhoe। ठीक है, Ivanhoe जो है ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था 1819, फॉलोड बाय द कैनलवर्थ 1820 वर्थ, क्वेंटिन डार्वर्ड, एक और इनका नावल आता है एंड द तलिस्मन। तलिस्मन ये वही वर्ड है जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, तलिस्मन, तलिस्मी दुनिया जिसे हम कहते हैं ना। He returned to the Scottish antiquity from the time to time as the monastery and the Saint Renan's Well। एक और इनका वर्क है, काफ़ी प्रोलिफिक राइटर हैं, आप देख रहे हैं, बहुत सारे नावल लिखे और सारे हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, खास तौर पे हाईलैंडर्स की हिस्ट्री, स्कॉटलैंड की। इन ऑल दीज नॉवेल्स स्कॉट रिवील्स हिमसेल्फ एज ए कंसमेट स्टोरी टेलर। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी आपको याद होगा, ये इनकी पोइट्री भी ज़्यादा मकबूल हो गई थी वर्ड्सवर्थ से भी ज़्यादा, क्योंकि पोइट्री में भी इन्होंने वही एलिमेंट लेके आए थे स्टोरी टेलिंग के। His layerly unfolding the story allows the digression, particularly in the description of the natural scenes and interiors, the historical characters, which he has so beautifully portrayed that they challenge comparison with the characters of the Shakespeare, include Queen Elizabeth and Mary Queen of Scott। तो इनकी करेक्टर डेलिनेशन बहुत खूबसूरत थी, शेक्सपियर से आप इनका मुकाबला कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट करेक्टर डेलिनेशन में सिर्फ। द नॉवेल्स ऑफ स्कॉट betray the same imaginative joy in the recreation of the past as his poetry, but the novel offered him a more adaptable and wider field than the narrative poem। narrative poem poetry से ज़्यादा इन्हें नॉवल में इंटरेस्ट था, इसी वजह से ये नावल इन्होंने काफ़ी सारे लिखे हैं। स्कॉट इज द फर्स्ट इंग्लिश राइटर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स। हिस्टोरिकल नॉवल में ये पहले इंग्लिश के ऑथर हैं, and he made very enduring contribution to its development in England as well as in Europe। He was by temperament training perfectly suited to the accomplishment of this task। In the first place, he had acquired a profound knowledge of history। अब ये टास्क इन्होंने क्यों वंडरफुली अचीव किया? क्योंकि पहली चीज़ जो उनका मेन इंटरेस्ट था वो था, ही हैज़ द प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, फिर उसका बहुत ज़्यादा इल्म इन्होंने इकट्ठा किया, तारीख को पढ़ा और बहुत ज़्यादा जानते थे उसके बारे में। एंड बाय हिज कॉपियस रीडिंग सिंस हिज अर्लियर यूथ ही हैड द जेस्ट ऑफ द स्टोरी टेलर। और दूसरी इनकी क्वालिटी थी एक हिस्ट्री का इल्म, फिर स्टोरी टेलिंग, यानी बचपन से इन्हें शौक था कहानियाँ सुनाने का और सुनने का, और ये चीज़ इन्होंने आगे चल के इनके बहुत काम आई। एंड ए नेचुरल हार्टनेस विच मेड हिम लव लाइफ इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन।
In the Romantic age, Scott was the romantic only in his love of the picturesque and his interest in the Middle Ages. Scott was the first novelist in Europe who made the scene an essential element in action. He knew Scotland and loved it, and there is hardly an event in any of his Scottish novels in which he do not breathe the very atmosphere of the place and feel the presence of its moors and mountains. तो स्कॉटलैंड की जो सरजमीन है इन्हें बहुत अजीज़ थी, इनका वहाँ रहने का तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा था, और ये माउंटेन्स हों, मूवर्स हों, वहाँ की लेक्स हों, उनके डिस्क्रिप्शन जो है बड़ी खूबसूरत सीनरी डिस्क्राइब करते थे. He chooses the place so well and describe it so perfectly that the action seems almost to be result of the natural environment. ऐसे लगता था एक्शन उसका रिजल्ट है, सीन इतनी डिटेल से इतनी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते थे. He often sketches a character roughly and plunge into the midst of the stirring incidents, and he has no inclination for tracing the logical consequences of human action. All these objections and the criticism are swept away in the end by the broad, powerful current of his narrative genius. ये कुछ खामियां हैं इनकी कि स्केच मुकम्मल क्रिएट किए बगैर ही स्टोरी में घुस जाते थे, लेकिन ये है कि ये सारी कमियों और खामियों के बावजूद इनकी सबसे ज़्यादा जो स्किल थी, जो पावर थी, वो थी नैरेटिव जीनियस. Moreover, Scott's chief claim to greatness lies in the fact that he was the first novelist to recreate the past. ये पहले नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने पास्ट को रिक्रिएट किया in such a manner that the men and the women of the bygone ages and the old scenes became actually living and throbbing with life. तो माजी जो है बिल्कुल हमारे सामने आ जाते हैं हमको पढ़ के. जिन लोगों का वहाँ का एक्सपीरियंस है, हमारे यहाँ जो पास्ट में बचपन में जो मुझे उर्दू में इनके सिमिलर नॉवेलिस्ट लगते हैं वो नसीम हिजाजी. अगर आपने पढ़ा हो तो तारीखी किस्म के वो नावल लिखा करते थे, और बचपन में हम उनको पढ़ते थे तो माजी के बारे में बड़ी फैंसीफुल किस्म की वो कहानियां लिखते थे. कार्लाइल वेरी पर्टिनेंटली रिमार्क्ड अबाउट स्कॉट्स नावल के बारे में कार्लाइल ने रिमार्क किया. आप सोचेंगे कार्लाइल कौन है, तो कार्लाइल आगे विक्टोरियन एज में एक हिस्टोरियन है, एक राइटर हैं, प्रोज राइटर हैं. इनके बारे में हम दोबारा आगे फिर पढ़ेंगे. ये कहते क्या हैं? These historical novels have taught this truth unknown to the writers of history, that the bygone ages of the world were actually filled by the living men, not by the protocols, state papers and controversies and abstractions of men. तो कार्लाइल इनके बारे में कहते हैं कि इनको पढ़ के ही हमें पता चलता है कि जो गुजरे दिन है, जो माजी है, जो उनमें भी जिंदा लोग ही रहा करते थे. अदरवाइज तो हम उन कैरेक्टर से मिल नहीं सकते ना. तो इनके नावल से हमें काफी कुछ जानने का मौका